हे गाइस, सभी का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ग्रोथ विद इनइक्वालिटी इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल लिखा हुआ है भारत में बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं के ऊपर, है ना। देश में आर्थिक तौर पे कोरोना के बाद में कितनी इनइक्वालिटी आ गई है। अच्छा लिखा हुआ है। पढ़ना उसी अंदाज में जिसमें टॉपर्स पढ़ा करते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर और वोकैब को अलग से लेके पढ़ना है। तो आज की सारी ग्रामर और सारी वोकैब वीडियो के लास्ट में इस क्विज पे हम अप्लाई करेंगे। पहले से बना हुआ क्विज है। सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट और सारी वोकैबुलरी इस क्विज के अंदर आपकी समराइज हो जाएगी। तो ज़रूर से इसको एक कोशिश करें पहले ना सॉल्व करने की। वीडियो के लास्ट में लाइव करवाऊंगा। चलिए शुरू करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, विकास असमानताओं के साथ। विकास तो हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटीज असमानताएं आ रही है। बात हो रही है इकोनॉमिक सर्वे 2021 की, जो अभी अभी रिलीज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके टाइटल पैराग्राफ से पढ़ने को मिलेगा किस बारे में लिखा हुआ है। कह रहे द इकोनॉमिक सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन ओवर रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। कह रहे जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, जो भी अभी पब्लिश हुआ है सरकार की तरफ से, सीम दिखाई होता है। कैसा दिखाई पड़ता है भाई? प्रिविलेज करता हुआ, ज़्यादा एडवांटेज देता हुआ, प्राथमिकता देता हुआ। और किसको? वेल्थ के क्रिएशन को, पूंजी के निर्माण को, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, देश के अंदर पैसा आए। कह रहे इकोनॉमिक सर्वे इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देता हुआ हमें दिखाई देता है, प्रिविलेज देता हुआ। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर? ओवर लगा के बता रहा है, कमी के ऊपर जो है इनकम में असमानताओं की। इकोनॉमी सर्वे सिर्फ एक ही बात कहता है, पैसा कमाया जाना चाहिए देश में, चाहे वो गरीब कमाए चाहे अमीर कमाए। तो इनकम में कितनी भी डिस्पैरिटी आ जाए, कितनी भी बड़ी असमानताएं आ जाए, अगर पैसा कमाया जा रहा है हमारे देश में तो सब कुछ चंगा सी। समझ गए ना? ये कहना है इस इकोनॉमिक सर्वे का। अब इसमें देखने वाली चीज़, पहले वर्ड्स देखते हैं। प्रिविलेज करना, किसी को एडवांटेज देना, किसी को प्रायोरिटी देना, है ना, किसी को ज़्यादा राइट्स देना। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। ये वर्ड बना है पैरिटी नाम के रूट से। पैरिटी का मतलब होता है बराबरी। उसी के आगे आपने डिस लगा दिया तो मतलब असमानता। तो इनइक्वालिटी बोल दो, इम्बैलेंस बोल दो या डिफरेंस बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है, असमानताएं, है ना। चलिए आगे बढ़े। जरूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। आप इस सीरीज़ को सपोर्ट करते हैं और इन वीडियोस से कुछ सीखते हैं, तो आपके लाइक्स और शेयर से इन वीडियोस को बहुत हेल्प मिलती है फेसबुक यूट्यूब पे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, अपनी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आज वीडियो नंबर 33 रात को मिलेगी आपको कॉजेटिव वर्ब्स की। ये पूरी प्लेलिस्ट है एसएससी और बैंक्स की कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की। अगर आप वीडियो नंबर 0 से वीडियो नंबर 33 तक जाते हैं तो आपको किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, और किसी पेड कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी ग्रामर को आपको मैं सिस्टमेटिकली बिल्ड करवा रहा हूँ। आज से इसको चलाना शुरू करें, पार्ट नंबर 0 से प्लेलिस्ट को। रात में 8 बजे वीडियो मिलेगी लाइव कॉजेटिव वर्ब्स की। अच्छा, इसी के नीचे आपको मिलती हैं प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट। पहली वाली बैंकिंग की, दूसरी वाली एसएससी की। दोनों प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको एसएससी और बैंक के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना सिखाता हूँ लॉजिक के साथ। क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, आरसी, है ना, कैसे करना है। अगर आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं अगले 2-3-4 महीनों में, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखने के लिए आप इनको ज्वाइन बटन पर प्रेस करके मेंबर बन सकते हैं, है ना। ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। चलिए अब मैं आपको समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश, जिसमें देश के हालात के बारे में बताया गया है 2020-21 में कैसा रहा। हमारा आर्टिकल ने, इस आर्टिकल में इसने डिस्कस किया कि कितनी बातें तो इसमें सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं। क्योंकि सरकार खुद ही इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है तो अपनी वाहवाही लूटती है ना। खुद के सर्वे में अपनी जो है बढ़ाई कर देती है। तो कह रहा है कई जगह सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और वो उसमें लिखे हुए हैं, और कई जगह जहाँ बहुत अच्छे काम नहीं भी किए हैं ना, वहाँ भी सरकार ने अपनी बढ़ाई कर डाली है। तो अब इसी चीज़ को डिस्कस करेगा पूरे आर्टिकल के दौरान। आज की टोन को आप सरकास्टिक बता सकते हैं, हंसी भरी बातें देखना कई जगह आपको मिलेंगी सरकार के ऊपर ताने मारती हुई। समझ गए? बस ये इसकी आज की समरी है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर है। चलिए शुरू करने वाले हैं। समरी को आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2021 इज एन एक्सपेंसिव अटेम्प्ट एट रिव्यूइंग द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोवाइडिंग एन आउटलुक फॉर इट्स नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें ग्रामर रूल भी आएगा, ध्यान से देखना। जो इकोनॉमिक सर्वे है
2020-21 का। कह रहे ये सर्वे जो है ना ये है और क्या, एक एक्सपांसिव अटेम्प्ट, एक बहुत ही बड़ा कोशिश, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, एक्सपांसिव मतलब जिसका एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े स्केल की हो, बड़े लेवल की हो। कह रहे ये जो सर्वे है एक बहुत बड़े लेवल का अटेम्प्ट है और किस काम को करने का, अब देखो बता रहा है ऐड लगा के, रिव्यू करने का, फिर से जायजा लेने का उन डेवलपमेंट्स का जो हो रही हैं भारत की इकॉनमी में, और कब, दौरान में करंट फाइनेंशियल ईयर्स के 2020-21 के। अच्छा, और दूसरा किस चीज़ का, दूसरा ये एक अटेम्प्ट है प्रोवाइड करने का एक आउटलुक को, आगे के रुझान को, हमारे नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, हमारे आगे के थोड़े वक्त की संभावनाओं के लिए। नियर टर्म का मतलब है 2 साल 3 साल, है ना, 1 साल। तो छोटे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, नियर टर्म के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर एक आउटलुक भी हमें देता है। समझ गए सेंटेंस को। सर्वे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। एक्सपांसिव का मतलब होता है जिसका एक्सपेंशन बहुत हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ब्रॉड हो, बड़े दायरे वाला हो। एक्सपांसिव और एक्सपेंसिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं। देखो ए लगा तो एक्सपांसिव, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो बहुत महंगा हो, कॉस्टली हो, है ना, अलग वर्ड्स है दोनों। आउटलुक होता है आगे का फ्यूचर, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोबेबल फ्यूचर हमारा आउटलुक कहलाता है। प्रोस्पेक्ट होती है संभावनाएं, लाइकलीहुड, है ना। आउटलुक का एक सिनोनिम है प्रोस्पेक्ट। अब देखो इस सेंटेंस में जो ग्रामर रूल है उसकी तरफ ध्यान देंगे। मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे प्रोवाइडिंग क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोवाइड क्यों नहीं लिखा हुआ। अगर ये सेंटेंस आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हो और यहाँ पे प्रोवाइड लिखा हो, आपको कौन सी हिंट ऐसी मिली कि इस प्रोवाइड की जगह आपको प्रोवाइडिंग लिखना चाहिए। चलिए, कुछ लोगों को शायद नहीं पता लगा होगा, तो आप इसको समझेंगे इस सेंटेंस के जरिए। द लेटेस्ट गवर्नमेंट बजट अपीयर्स टू बी एम्ड एट रिवाइविंग द इकॉनमी एंड हेल्प द पुअर। सरकार का सबसे नया बजट दिखाई देता है, अपीयर होता है कि वो एम्ड एट है, निशाने पे है, और किसके, रिवाइव करने के इकॉनमी को और गरीबों की हेल्प करने के। तो इसके दो ही एम्स हैं, पहला इकॉनमी में जान फूंकना, दूसरा गरीबों की मदद करना। एम्ड एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिवाइविंग नाम का जीरेंट। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हैं, या नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। ये रिवाइव एक वर्ब है, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म मुझे बनानी पड़ी, है ना। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। अब देखो इसी प्रेपोजिशन का एक और ऑब्जेक्ट है एंड के बाद में हेल्प। दो एम है ना इसके, रिवाइव करना इकॉनमी को और गरीबों की मदद करना। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताया हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट 1 के आगे आईएनजी लगा हुआ है वैसे ऑब्जेक्ट 2 के आगे भी आईएनजी लगाना होगा। सेंटेंस आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच के जरिए। उसी तरीके से यहाँ भी अटेम्प्ट एट के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला है रिव्यूइंग, दूसरा है प्रोवाइडिंग, ठीक है ना। इस रिव्यूइंग के कारण आपको पता लगा यहाँ भी प्रोवाइडिंग आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। कैर स्प्रेड ओवर 700 पेजेस द सर्वे ऑप्ट्स फॉर अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन while highlighting the policy achievements of the government in steering the economy through the treacherous shoals of the most unfathomable global health emergency experienced in modern history। लंबा सेंटेंस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पर ध्यान से पढ़ें। कह रहा फैला हुआ है जो स्प्रेड है, कितने में भाई, 700 पेजेस में। कह रहा है इसमें फैला हुआ ये जो सर्वे है ना, ये ऑप्ट फॉर करता है, ये चुनाव करता है, और किसका, एक ऐसी टोन का जो सेल्फ कंग्रेचुलेटरी है, अपने आप को कंग्रेचुलेट करती है। ये सर्वे 700 पेज का अपनी खुद की ही वाहवाही लूटता है, खुद की सरकार ने छापा है, खुद की वाहवाही में, है ना, ऐसा ही सर्वे है। अच्छा, ये काम कब करता है, ये ऐसी टोन को कब चुनाव करता है, हाईलाइट करते हुए इस पॉलिसी अचीवमेंट्स को, और किसकी, सरकार की, और किस काम में, स्टीयर करने में, गाइड करने में। अच्छा, किसको, अर्थव्यवस्था को। अच्छा, कहाँ से गाइड किया, थ्रू, में से, उन ट्रेचरस शवाल्स में से। शवाल्स मतलब समुद्र का पथरीला किनारा जिस पे चलने में आपको बहुत तकलीफ होती है, और ट्रेचरस मतलब जो बहुत ही डिसलॉयल हो। ट्रेचरस शवाल्स वो शवाल्स है जहाँ आपको पता नहीं है कहाँ पे कौन सी पत्थर है, अब चलोगे और खूनो खून लहूलुहान हो जाओगे, है ना। तो कह रहा है हाईलाइट करने में सरकार के अचीवमेंट्स को, जो कि हैं गाइड करने को इस अर्थव्यवस्था को ऐसे खराब पथरीले किनारों से, जो थी आज तक की सबसे गहरी अनफैथमेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का, जिसको अनुभव किया है मॉडर्न हिस्ट्री ने, और जिसका नाम है कोरोना वायरस। समझ गए ना। तो ये एक ऐसी टोन में इसने पूरा सर्वे लिखा हुआ है, अपनी पॉलिसी अचीवमेंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे सरकार ने इकोनॉमी को कोरोना वायरस की हेल्थ इमरजेंसी से जो है गाइड किया, स्टीयर किया, उससे बाहर निकाला। अब आ जाओ उस पर देखने वाले वर्ड्स, भारी भारी वर्ड्स हैं। स्टेयर करना मतलब गाइड करना, गाड़ी का स्टेयरिंग आपको गाइड करता है ना, स्टेयर करता है। हाईलाइट के सारे सिनोनिम हैं,
किसी चीज़ की तरफ प्रकाश डालना, हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, अंडरलाइन करना, सब किसी चीज़ के ऊपर जोर डालने की बात करते हैं। शवाल मतलब समुद्र का पथरीला किनारा। ट्रेचरस मतलब जो बहुत डिसऑनेस्ट हो। ट्रेचरस शवाल्स वो शवाल्स हैं जहाँ आप चलेंगे आपको पता नहीं है कहाँ पे कितना बड़ा पत्थर है, आप चले और बस भगवान ही आपका रब रखा है ना। अनफैथमेबल मतलब जो चीज़ फैथम ना कर पाए। फैथम का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना या किसी चीज़ को समझना। तो अनफैथमेबल वो चीज़ है या तो जो समझ के परे हो या आपके नाप तोल के परे हो। जैसे समंदर जो है वो अनफैथमेबल होता है, ना आप उसको नाप सकते हो, ना आप उसको तोल सकते हो, ना उसको समझ सकते हो, है ना, अनफैथमेबल। चलिए आगे बढ़े। वर्ड्स भारी भारी हैं लेकिन सिखा रहा हूँ तो सीखो इनको, नोट करो कहीं अच्छा अच्छा। अगली बार कहीं भी आपको अनफैथमेबल दिखे तो आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या होता है ना। Citing an approach that used graded public health measures to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win that would save both lives and livelihoods over the long term। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ूंगा। साइड करते हुए, हवाला देते हुए। साइड का मतलब होता है हवाला देना, कहीं से पढ़ लेना और आगे बता देना, है ना। हवाला देते हुए, बताते हुए सबको एक ऐसी अप्रोच के बारे में जिसने यूज़ किया ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स को। देखिए पब्लिक हेल्थ मेजर्स मतलब लोगों की हेल्थ के लिए उठाए हुए कदम। कह रहा है हवाला देते हुए ऐसी एक अप्रोच का जिसने स्टेप बाय स्टेप ऐसे मेजर्स को यूज़ किया, ऐसी अप्रोच का। अच्छा क्यों यूज़ किया? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए। और किसको? थोड़े वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड ऑफ आया था, जो सेटलमेंट आया था। ट्रेड ऑफ मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा ये किसके बीच में था? ये ट्रेड ऑफ दो चीज़ों के बीच में था, जानों के बीच में और रोजगारों के बीच में। या तो आप घर में रह के अपनी जान बचाएं या बाहर जाकर के अपने रोजगार को संभालें, है ना। और किस में ट्रांसफॉर्म किया? एक विन विन में, जान भी विन हुई और रोजगार भी विन हुआ, सबका भला हुआ। कह रहे हवाला देते हुए एक ऐसी अप्रोच का जिसने इस तरह के मेजर्स को यूज़ किया ताकि शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ जो जान और जिंदगियों के बीच में था उसको ये बदल पाई विन विन में, है ना। अच्छा ये कौन सा विन विन था? ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन थी जिसने सेव किया आगे जाकर के, वुड सेव, है ना, आगे सेव करने वाली है दोनों ही चीज़ों को, जिंदगियों और जानों को लॉन्गर टर्म में। कह रहे इस पूरी अप्रोच की कहानी गाते हुए कि हमने ऐसे ऐसे करके जान और रोजगार बचा लिए। कह रहा ऐसा करते हुए ये जो सर्वे है ना, ये असर्ट करता है, जोर देता है दैट वो ये कि इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, इंडिया इस्टेब्लिश्ड अ ग्लोबली यूनिक मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग। इंडिया ने बनाया है एक वैश्विक यूनिक सा मॉडल। और कैसा है वो? रणनीति वाली पॉलिसी मेकिंग का। अच्छा किस काम को लेकर किया ये? इन कंटेनिंग द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक को कंटेन करने के लिए है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और कैसे करना है कंट्रोल? वाइल हेल्पिंग द इकोनॉमी रिकवर क्विकली फ्रॉम ए डिलीटरियस इम्पैक्ट। हेल्प करते हुए अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में फटाफट से इसके इंजूरियस, डिलीटरियस या हार्मफुल इफेक्ट से। अपने आप में ये सेंटेंस एक नाइटमेयर है किसी भी नए स्टूडेंट का। लिखा क्या हुआ ये मैं आपको समझाऊं। ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, सर्वे से। ये ऊपर वाला पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से शुरू हो रहा है। जब ये सर्वे इस चीज़ को असर्ट करता है उसी वक्त ये हवाला भी दे रहा था अपनी इस खास अप्रोच का। हवाला देते हुए उसने जोर डाल के बोला कि इंडिया ने एक इस्टेब्लिश कर लिया है बड़ा ही खास मॉडल जो पॉलिसी मेकिंग का है, कानून को बनाने का है। और ये मॉडल कंटेन करता है कोविड-19 की पैंडमिक को, वहीं दूसरी तरफ हेल्प भी करता है इकॉनमी को रिकवर करने में बहुत जल्दी इसके डिलीटरियस या खराब जो है इम्पैक्ट से। ऐसे सेंटेंस बनाए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, ट्रेड ऑफ मतलब कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, ग्रेडेड विद मैंने आपको बता दिया, जो स्टेप बाय स्टेप हो, ऑर्डर में हो। कंटेन करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। डिलीटरियस मतलब हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, इंजूरियस हो, जो आपके लिए खराब हो उसको कहते हैं डिलीटरियस, है ना। बढ़े आगे। कह रहा देयर इज नो डिनाइंग दैट द कंट्री अपीयर्स टू हैव नॉट ओनली फ्लैटन द कर्व बट also crucially so far avoided a bruising second wave of infections seen in much of the Europe and the US। कह रहे यहाँ कोई भी डिनाइंग नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई भी मनाही नहीं है, हम बिल्कुल भी ना नहीं बोल रहे। किस चीज़ के लिए भाई? दैट वो ये कि कंट्री दिखाई देती है हैव कर चुकी होती हुई इस चीज़ को, ना केवल इस चीज़ को, नॉट ओनली फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब होता है कोरोना वायरस के नए केसों में कमी लाना। जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाए, है ना, नए केस आने वाले बिल्कुल कम हो जाए। कह रहे इस चीज़ में कोई बनाई नहीं है, कोई भी डिनाइल नहीं है कि कंट्री दिखाई देती है कि वो फ्लैटन द कर्व कर चुकी है ना, ना केवल इस काम को, बट साथ ही साथ
बहुत ही क्रूशल तरीके से अभी तक इसने अवॉइड भी किया है एक सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस को, जिसको देखा गया है ज़्यादातर यूरोप में और यूएस में। अब देखो सेकंड वेव कैसी थी, ब्रूजिंग, ब्रूज का मतलब होता है चोट मारना, ब्रूजिंग मतलब चोट मारने वाली, इंजर कर देने वाली। तो ऐसी चोट मारने वाली दूसरी वेव को भी कंट्री ने अभी तक अवॉइड किया। कह रहे कोई डिनाइल नहीं है, कोई मनाही नहीं है, इन चीज़ों को लेके सब मानते हैं। आगे कह रहे वाइल इट मे बी डिबेटेबल एज टू हाउ मच ऑफ द टर्न इन द पैंडेमिक्स प्रोग्रेस could be attributed only to proactive policy measures. The service contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms sounds off key. देखो सेंटेंस तो अभी और भी आगे चल रहा है ना, पर एक काम करते हैं इतना ही पढ़ लेते हैं। लंबा सेंटेंस है पर सिंपल सेंटेंस है ना, इतना ही पढ़ूंगा। कह रहे जहां ये डिबेटेबल होगा, वाइल इट में भी डिबेटेबल। अच्छा किस बारे में, एज टू, इस बारे में। एज टू को मैं अभी समझाऊंगा आपको। एज टू का मतलब होता है रिगार्डिंग। कह रहे जहाँ ये अभी भी डिबेटेबल होगा, अभी भी बहस की बात है इस बारे में कि कितना सारा टर्न, कितना सारा झुकाव, टर्न का मतलब होता है मोड़ या झुकाव, कितना बड़ा मोड़ या झुकाव आया पैंडेमिक की प्रोग्रेस में, उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको सर मत्थे चढ़ा जा सकता है, उसको कारण बताया जा सकता है पूरी तरीके से होली, और किसको, प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स को। कह रहे यहाँ जहाँ पे ये चीज़ डिबेटेबल होगी कि कितना सरकार की पॉलिसी क्या को एट्रीब्यूट किया जा सकता है इस बीमारी की, पैंडेमिक की प्रोग्रेस में जो मोड़ आया है ना, कह रहे ये चीज़ डिबेटेबल होगी। कह रहे वहीं सर्वे का जो कंटेंशन है, सर्वे का जो कहना है दैट वो ये कि इंडिया ने बदल दिया इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में, इंडिया ने बदल दिया इस आपदा को एक मौके में, ताकि ये स्ट्रेंथन कर पाए, मजबूत कर पाए इसके लंबे टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को, लंबे टर्म में ग्रोथ की संभावनाओं को। और कैसे, सेमिनल रिफॉर्म्स के जरिए, फंडामेंटल सुधारों के जरिए। कह रहे ये जो चीज़ है ना कंटेंशन, ये साउंड होती है ऑफ की, ये अपने आप में बिल्कुल ही हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगती है ना। ऑफ की का मतलब है जो चीज़ नॉर्मल से हटके हो, परे हो। कह रहे सुनने में ये बिल्कुल भी कंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता, स्पेशली गिवन द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट द न्यू फार्म लॉज, खास करके देखते हुए, गिवन देखते हुए अभी जो चल रहा है फार्मर्स का धरना प्रदर्शन नए फार्म लॉज के खिलाफ, एज वेल एज द प्लाइट ऑफ द स्ट्रगलिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉर्मल सेक्टर। साथ ही साथ जो प्लाइट है, जो दुर्दशा है स्ट्रगल करती हुई स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की और इनफॉर्मल सेक्टर्स की। तो कह रहे इन दोनों चीज़ों को देख करके सर्वे का ये कहना कि इस कोरोना को इन्होंने एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया है जिससे इंडिया को कुछ फ़ायदा मिलेगा, हमें ये चीज़ ऑफ की लगती है। और ये चीज़ तो बिल्कुल डिबेटेबल है कि कितना गवर्नमेंट की पॉलिसियों का हाथ है बीमारी में एक बड़ा मोड़ लाने में। अब समझे सेंटेंस को, इतना लंबा सेंटेंस है, इसीलिए बोलता हूँ मैं ग्रामर सीख करके अपना बेसिक अच्छा कर लो। अगर पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ने लगोगे उस दिन तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सब्जेक्ट वो भी तो पकड़ना है आपको। जिस दिन पता लग गया ये स्पेशली किसके लिए आया है, कंटेंशन किसका सब्जेक्ट है, उस दिन आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखेंगे और ग्रामर रूल भी एक छोटा सा। पोलाइट का मतलब होता है दुर्दशा, है ना। ऑफ की का मतलब होता है जो एबनॉर्मल हो, अननेचुरल हो, आपको लगे कि सही नहीं है, बिल्कुल भी हटके है। सेमिनल का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें पैदा हों, ये बना सीमन नाम के वर्ड से। सीमन आप जानते हैं ना, सीमन से चीज़ें पैदा होती हैं आगे। सेमिनल वर्ड भी हमने उसी से बनाया है, जो फंडामेंटल हो, जो ओरिजिन हो, जहाँ से नई चीज़ों का जन्म हो, उसी को कहते हैं सेमिनल, है ना। सेमिनल रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स होंगे। और वर्ड्स आए हैं कंटेंशन, किसी का बिलीफ हो, पोजीशन हो, आपका कुछ कहना हो, मानना हो, आपका कंटेंशन होता है। प्रोएक्टिव मतलब जोशीला, सामने से ज़्यादा एक्टिव। होली मतलब कंप्लीटली, एंटायरली, होली एक एडवर्ब है, कंप्लीटली एंटायरली को बताती है। एज टू को देखें, देखिए एज टू का मतलब होता है इन रिलेशन टू या रिगार्डिंग। एक ऐसा और फ्रेज भी है सो एज टू, उसका मतलब होता है इस काम को करने के लिए। एज टू मतलब रिगार्डिंग, इस बारे में। सो एज टू मतलब इस काम को करने के लिए। सो एज टू को आप विद अ व्यू टू भी लिख सकते हैं और इन ऑर्डर टू भी लिख सकते हैं। दोनों सेंटेंस से देखेंगे इनको कैसे यूज़ करना है। आई हैव नो डाउट्स सो एज टू योर एबिलिटीज़, मेरे पास कोई भी डाउट्स नहीं है तुम्हारी कुशलताओं को लेकर के। यहाँ पे मुझे सो एज टू लगा के नहीं बताना, मुझे बताना है एज टू। रिगार्डिंग योर एबिलिटी, मेरे पास कोई भी डाउट नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है तुम बहुत एबल पर्सन हो। तो यहाँ पे सो को निकाल दिया, है ना, एज टू। और यहाँ देखो, वन शुड एक्सरसाइज एवरी डे एज टू लिव अ हेल्दी लाइफ, किसी भी इंसान को रोज़ व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो एज टू, इस काम को करने के लिए। अच्छा कौन सा काम है भाई ये, लिव करना एक हेल्दी लाइफ को, है ना।
तो सो एज टू लिव अ हेल्दी लाइफ वन शुड एक्सरसाइज एवरी डे। तो यहाँ पे आपको सो को ऐड करना चाहिए। समझ गए दोनों को? चलो आगे बढ़ते हैं। विद अ व्यू टू भी यहाँ पे आ सकता है। मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ विद अ व्यू टू, पर उसी वक्त आपका ग्रामर रूल ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा रूल? टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, विद अ व्यू टू अपने बाद में जीरन को लेता है। तो यहाँ पे लिविंग करना पड़ेगा अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो। सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। जो पहले वाले जो रूल सीख रहे हो उनको यहाँ पे अप्लाई करना है ना। चलो, कह रहे द सर्वे goes on to forecast that the economy is currently experiencing a V-shaped recovery that would enable GDP to expand even by a conservative estimate by 11% in real terms in 2021-22। कह रहे सर्वे आगे बढ़ जाता है, goes on होता है। अच्छा, किस काम है भाई? फोरकास्ट करने में, इस चीज़ की भविष्यवाणी करने में। दैट वो ये कि इकॉनमी करंटली एक्सपीरियंस कर रही है, अर्थव्यवस्था हाल में अनुभव कर रही है एक बहुत ही तगड़ी सी रिकवरी का। वी शेप्ड मतलब तगड़ी रिकवरी, वी वाली शेप में, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया। कह रहे सर्वे इतना आगे बढ़ जाता है कि जो हमारी इकॉनमी है वी शेप्ड रिकवरी को एक्सपीरियंस कर रही है, जो कि इनेबल करेगी, जो कि ताकत देगी जीडीपी को एक्सपांड होने में, बड़ा होने में। यहाँ तक कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से, एक बहुत ही नाम मात्र के एस्टिमेट से भी 11% रियल टर्म्स में 21-22 के अंदर। सर्वे ऐसा बोलता है कि 11% हमारे 21-22 के अंदर अब इकॉनमी में ग्रोथ होने वाली है वी शेप रिकवरी के बाद। कंजर्वेटिव मतलब जो बढ़ा चढ़ा करके ना हो, मॉडरेट हो, कॉशियस सा हो, है ना, नाम मात्र का कंजर्वेटिव कहलाता है। कह रहे स्टिल टू अचीव दैट लेवल ऑफ रियल ग्रोथ रिटेल इन्फ्लेशन मस्ट मॉडरेट सब्सटेंशियली टू एवरेज 4.4% और लेस ओवर द 12-month पीरियड थ्रू मार्च 2022। कह रहे फिर भी अचीव करने के लिए इस लेवल की रियल ग्रोथ को, इस लेवल की सही विकास को, जो इन्फ्लेशन है ना, जो खुदरा इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन है ना, उसको मॉडरेट होना ही पड़ेगा, उसको कम होना ही पड़ेगा। मॉडरेट होना मतलब धीमा होना, नीचे आना, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। और कितना? बहुत ज़्यादा तरीके से, सब्सटेंशली का मतलब है एक बहुत बड़े लेवल पे, है ना। कह रहे उसको बड़े लेवल पे नीचे आना पड़ेगा। और कहाँ पे? एवरेज 4.4% पे, या फिर इससे भी कम। और कब? 12 महीने के पीरियड के दौरान, मार्च 22 तक। अगर रिटेल इन्फ्लेशन इतना नीचे आएगा तभी ऐसी 11% की जो है ना जो ग्रोथ रेट है वही पॉसिबल है, ये हमारे आर्टिकल का कहना है। अच्छा, ऐसा क्यों है? कह रहे गिवन दैट द सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ एट 15.4%। देखते हुए इस चीज़ को कि सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है, सर्वे ने एस्टिमेटेड किया है नॉमिनल ग्रोथ को 15.4% पे। देखो, नॉमिनल ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन को गिन करके साथ में। अगर इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो आपकी जो ग्रोथ आएगी वो होगी रियल ग्रोथ। हमें रियल ग्रोथ से मतलब होता है। सर्वे कहता है ये तो होगी नॉमिनल और 11% होगी रियल। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का माइनस निकाल दो, 4.4% इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो हमारे आर्टिकल के इस एडिटर ने खुद कैलकुलेशन करके बताया कि इन्फ्लेशन को इतना रहेगा तभी सर्वे की बात सच होगी। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा, टू ए लार्ज डिग्री, टू ए लार्ज एक्सटेंट। कह रहा है ऑल्सो while waiting for a fiscal push to support the reviving economy, it posits an upside to the growth prognosis predicted on, among other factors, a rapid rollout of the COVID-19 vaccines, a recovery in demand in the battered service sector। थोड़ा सा टेढ़ा वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रहे साथ ही साथ बैट करते हुए, बैट करना मतलब किसी के लिए बैटिंग करना। जब आप किसी के लिए बैटिंग करते हो तो उस टीम को आप सपोर्ट करते हो। बैट करने का मतलब यही होता है ना, किसी के लिए बल्लेबाजी करना या किसी को सपोर्ट करना। कह रहे वहीं दूसरी तरफ सपोर्ट करते हुए एक फिस्कल पुश को, एक आर्थिक जो है ड्राइव को, पुश को। और क्यों? ताकि सपोर्ट किया जा सके रिवाइविंग इकोनॉमी को, जान फूकती हुई अर्थव्यवस्था को, फिर से जिंदा होती हुई इकोनॉमी को। कह रहे इस चीज़ का सपोर्ट करते हुए कि सरकार की तरफ से एक फिस्कल पुश मिले, है ना, कुछ सब्सिडी मिले। कह रहे ये पॉजिट करता है, ये इस चीज़ को अज्यूम करता है। और किसको? एक अप साइड को, एक अच्छी चीज़ को। अप साइड मतलब पॉजिटिव साइड, अप मतलब ऊपर, साइड मतलब साइड, है ना। तो ये एक पॉजिटिव सी साइड को पॉजिट करता है, अज्यूम करता है। और किसमें? इस ग्रोथ के प्रोग्नोसिस को, इस ग्रोथ की भविष्यवाणी को जिसको प्रिडिक्ट किया इसने, है ना। और कह रहे हैं दूसरे कई फैक्टर्स के साथ साथ, अमंग अदर फैक्टर्स। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं? एक रैपिड रोल आउट है, एक फटाफट से रोल आउट है कोविड-19 की वैक्सीन का। और जो फटाफट रिकवरी आ रही है डिमांड में, इस चोट खाए हुए सर्विस सेक्टर में, बैटर्ड सर्विस सेक्टर में। हुआ क्या इसमें? कह रहे हैं एक तो फिस्कल पुश दो इकोनॉमी में, इस चीज़ को बैट कर रहा है। दूसरा एक अच्छी साइड को बता रहा है हमारी ग्रोथ की।
कह रहा है सिर्फ ग्रोथ नहीं आ रही, ग्रोथ के साथ में तेज़ी से वैक्सीन भी आ रही है और साथ ही साथ हमारी डिमांड में भी रिकवरी आ रही है सर्विस सेक्टर की, जो भी चोट खाई हुई थी, बैटर्ड थी। तो एक पॉजिटिव साइड को भी बता रहा है, अप साइड को भी बता रहा है। समझ गए ना, बैट करना किसी के लिए बल्लेबाजी करना, किसी को सपोर्ट करना। अप साइड मैंने आपको बता दिया, ऊपर जाने वाली साइड पॉजिटिव साइड। इसका बिल्कुल उल्टा है डाउन साइड नेगेटिव साइड। पॉजिट करना अज्यूम करना, पहले से ही अपने आप से ही मान लेना, अज्यूम करके किसी चीज़ को पॉजिट। प्रोग्नोसिस भी एक भविष्यवाणी होती है, फोरकास्ट होती है ना। रोल आउट होता है किसी चीज़ का, लॉन्च होना। बैटर्ड मतलब जिसने बैट खूब सारी मार खाई हो, बीटन अप हो, डैमेज हो, चोट खाया हो, ब्रूस्ड हो, उसको कहते हैं बैटर्ड, है ना, बैटर्ड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है हाउ एवर द डॉक्यूमेंट फेल्स इन प्रोवाइडिंग एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन बाय ओवरलुकिंग द की एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है हालांकि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, अब देखो ऊपर वाली सब अच्छी अच्छी बातें इसने कर दी, हमें उस पर थोड़ा सा शक हो भी सकता है, लेकिन बातें सब अच्छी हैं। कह रहा है फिर भी ये डॉक्यूमेंट फेल हो जाता है प्रोवाइड करने में एक ईमानदारी वाले जायजे को। कौन सा ईमानदारी वाला जायजा? जो है ज़मीनी ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक सिचुएशन का। ऑन ग्राउंड मतलब ज़मीनी आर्थिक हालातों का। अच्छा, इसने आर्थिक हालातों का जायजा कैसे नहीं दिया? ओवरलुक करके, इग्नोर करके बहुत ही इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट को, पहलू को, जिसमें शामिल है लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात इसने 700 पेज में कहीं भी नहीं की। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को उसने ओवरलुक करके डिसऑनेस्ट असेसमेंट दिए इकोनॉमिक सिचुएशन की, है ना। लोगों के पास नौकरी तो है नहीं, उसकी बात इसने 700 पेज में एक जगह भी नहीं की। अब देखो कैसे नहीं की। इवन एज इट हिंट्स एट द लेवल ऑफ रूरल joblessness which followed the return of the millions of urban casual workers in the wake of last year's hastily implemented lockdown। कह रहे यहाँ तक कि जबकि दूसरी तरफ, इवन एज का मतलब क्या है? यहाँ तक कि मतलब इवन एज मतलब जबकि ये काम हो रहा हो। कह रहे यहाँ तक कि जबकि इसने हिंट भी किया उस लेवल ऑफ रूरल जॉबलेसनेस पे, गाँवों के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो फॉलो करते हुए आई है। और किसके बाद? वापसी के बाद बहुत सारे दसियों लाख अर्बन कैजुअल लेबर्स की, दिहाड़ी मजदूरों की। और कब? वेक ऑफ में, बाद में, पिछले साल के फटाफट से लगाए हुए लॉकडाउन। तो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का इसने कहीं नाम नहीं लिया। हालांकि इसने एक हिंट दी, हिंट देते हुए भी इसने अनएम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं लिया। हिंट इसने दी रूरल जॉबलेसनेस पे, जिसमें इसने बताया कि कितने सारे कैजुअल लेबर्स अपने गाँवों में लौट आए हैं। गाँवों में जॉबलेसनेस की कगार पे आ गए हैं अब सब गाँव, क्योंकि ये काम हुआ है लॉकडाउन के लगने के बाद, जिसको हड़बड़ी में लगाया गया था, हेस्टिली इंप्लीमेंट किया गया था, है ना। तो जब सब गांव में जाएंगे तो गांव में तो बेरोजगारी होगी नहीं, होगी तो उसकी तरफ इशारा तो किया, लेकिन साफ साफ बेरोजगारी का नाम कहीं भी नहीं लिया। अब आ जाओ उस पर देखने वाली चीज़ें। ओवरलुक करना मतलब किसी चीज़ को दोनों ही काम करना, मॉनिटर करना, इग्नोर करना। ओवरलुक एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसके दोनों मीनिंग जो है आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। तो किसी की निगरानी करने को भी ओवरलुक कहते हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करने को भी ओवरलुक कहते हैं, है ना, दोनों एंटोनिम। इवन एज मैंने समझा दिया, यहाँ तक कि जबकि ये काम हो रहा हो, इवन एज। इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में लगा हुआ। इसके लिए दो अच्छे वर्ड्स अपने पास, कर्सरली और परफंक्टरली। दोनों ऐसी चीज़ें जो जल्दबाजी में होती हैं बिना किसी फुल डिटेल स्टडी के। चलिए आगे बढ़े। कह रहा दिस इट डज बाय टेकिंग क्रेडिट फॉर अ रिकॉर्ड 311.92 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड ओवर लास्ट 10 months अंडर मनरेगा। तो कह रहा है अब ये जो रूरल जॉबलेसनेस की तरफ इसने हिंट किया है ना, वो कैसे किया? कह रहा है ऐसा इसने किया है क्रेडिट लेकर के इतने करोड़ लोगों की पर्सन डेज की। और किसका ये वर्क था जो जनरेट किया गया था पिछले 10 महीनों में मनरेगा स्कीम के अंदर। तो मनरेगा में इतना सारा काम लोगों को इसने दिया, इस चीज़ का क्रेडिट लिया। लेकिन इसी चीज़ का एक दूसरा पहलू भी ये है, लोग मनरेगा में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि नौकरी चली गई है। तो यहीं से हमें पता लगा गाँवों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई है 10 महीनों के अंदर। कह रहा एंड इन कंटेंडिंग दैट ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इनइक्वालिटी इन टैकलिंग पॉवर्टी when the pandemic has exacerbated the gap between the rich and the poor. The finance minister is set to present her budget. The survey seems to privilege wealth creation over all else. कह रहा अब ये पूरी सारे आर्टिकल की सोल है, ये वाली आत्मा है, ये वाली लाइन। कह रहा इस चीज़ को कंटेंट करने में, इस चीज़ में विश्वास रखने में। और कौन सी चीज़? कि सरकार को ग्रोथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रोथ शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, ग्रोथ को प्राथमिकता देनी चाहिए। और किसके ऊपर? इनइक्वालिटी के ऊपर, असमानताओं के ऊपर। और कौन सी इनइक्वालिटी? टैकल करने में पॉवर्टी को, है ना।
निपटने में गरीबी से। कह रहा है इस चीज़ को मानने में कि गरीबी से निपटने के लिए सरकार को ग्रोथ को प्राथमिकता देनी है, इनइक्वालिटी को नहीं देनी है। और कब? जब पैंडमिक ने एक्सेसरबेट कर दिया है और बद से बदतर बना दिया है उस गैप को, उस खाई को, जो है अमीर और गरीब के बीच की, द रिच और द पुअर के बीच भी। कह रहा है और जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो सेट हैं इस चीज़ को प्रेजेंट करने में अपने अगले बजट को। कह रहा है सर्वे इस सब काम को करने के अंदर सीम होता है कि वो प्रिविलेज करता है वेल्थ क्रिएशन को हर चीज़ के ऊपर। कह रहा है इस चीज़ को मान लेने में कि ग्रोथ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और तब जब अमीर और गरीब के बीच की खाई और ख़राब होती जा रही है और फाइनेंस मिनिस्टर तैयार है अपना बजट लेकर के, सर्वे एक ही चीज़ दिखता है हमें कि ये वेल्थ क्रिएशन को ही हर चीज़ के ऊपर रखने की कोशिश करता है। समझ गए? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर लिखा ही ऐसा हुआ है। मैंने कोशिश की है इसको 100% आपके दिमाग में फिट करने की, जैसे मेरे दिमाग में मुझे समझ में आता है ना। एक्सेसरबेट का मतलब है चीज़ों को और ख़राब से ख़राब बनाना, एक्सेसिफिरेट, एग्रावेट, वर्सन, सब इसके सिनोनिम्स हैं। एक लाइक और एक शेयर दे वीडियो को और फटाफट से अपने क्विज़ की तरफ बढ़ें। क्विज़ को मैंने ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया है ना, सिंपल ही बनाया है। कह रहे बाय इंट्रोड्यूसिंग सेमिनल रिफॉर्म्स एंड सब्सिक्वेंटली एनफोर्स, इम्प्लीमेंट, रिपीलिंग और इम्प्लीमेंटिंग। कह रहे इंट्रोड्यूस करके ढांचागत सब सेमिनल या फंडामेंटल रिफॉर्म्स को, और उसके बाद उनको एनफोर्स, रिपील या इम्प्लीमेंट करके एफिशिएंटली, ऐसा करके द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो क्वेश्चंस। समझो इस बात को। बाय प्रपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है इंट्रोड्यूसिंग और दूसरा आएगा यहाँ पे एंड लगा हुआ बीच में। तो मतलब क्या है, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जीएनडी होगा। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या तो सी है या डी है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स को लाओगे तो आप उनको रिपील नहीं करोगे, उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। रिफॉर्म्स को, सुधारों को ला रहे हो तो उनको प्रभावी बनाओगे, ना कि उनको कैंसिल करने के। समझ गए ना? तो कैंसिलिंग यहाँ पे बैठेगा नहीं, वैसे तो आईएनजी फॉर्म है लेकिन मीनिंग कुछ और दे देगी। डी आपका आंसर है। समझ गए? इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ताकि बाद में पढ़ने वालों को ईजी रहे। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। करें इन दोनों कामों को करके आगे बढ़ो। सरकार ने लेफ्ट छोड़ा है कोई भी क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो क्वेश्चंस। अब देखो एज टू, सो एज टू, रिगार्डलेस और रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है इसके एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे चाहिए हमें रिलेटेड टू। गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू इट्स एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट। देखो रिलेटेड टू होता तो ठीक था, पर रिलेटेड से तो काम चलेगा नहीं। रिगार्डलेस का मतलब होता है कोई भी बिना किसी तवज्जो दिए। रिगार्डलेस के बाद में ऑफ आता है, ये भी नहीं बैठेगा। सो एज टू और एज टू में से एज टू का मतलब होता है रिगार्डिंग। समझ गए मेरी बात को? सो एज टू मतलब होता है इस काम को करने के लिए। तो सो एज टू का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे। यहाँ लिखना चाहिए गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट नो क्वेश्चंस एज टू इट्स एजेंडा, बारे में इसके एजेंडा के। एज टू मतलब रिगार्डिंग या बारे में। रिलेटिंग टू भी यहाँ हो सकता था अगर यहाँ पे टू लगा होता, अगर लगा नहीं हुआ तो रिलेटेड टू नहीं बनेगा अकेले। आगे बढ़ो। कह रहा हाउएवर गिवन द फिनाइट, लिमिटेड, अनफैथमेबल या कर्सरी चैलेंजेस फेसिंग द नेशन। कह रहा हालांकि देखते हुए ऐसे चैलेंजेस को जिनको हमारा देश फेस कर रहा है ना। अब देखो चैलेंज कैसे होंगे, बड़े बड़े चैलेंज होंगे, सीधी सी बात है। फाइनाइट का मतलब होता है थोड़े से, जिनका एक मतलब फाइनाइट हो, है ना, जिनको गिन सके हम। लिमिटेड का मतलब होता है कम, ना के बराबर, बहुत ज़्यादा ना हो। अनफैथेबल का मतलब होता है जो इनफाइनाइट हो, जो गिन ही ना सको, जो बहुत गहरे हों। और कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी वाले, जो डिटेल्ड ना हो। तो चारों में से हमें अनफैथेबल वर्ड को चूज़ करना है, ऐसी चीज़ जिसको आप समझ ना पाओ या मेजर ना कर पाओ। तो कह रहे हैं हाउएवर ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस को जिनको हम मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे देश को फेस कर रहे हैं, इस सरकार को इट नीड्स टू रैम्प अप द मेजर्स, इसको ज़रूरत है कि रैम्प अप करे और मजबूत बनाए मेजर्स को। और किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। अच्छा क्यों बनाना है? एज टू, सो एज टू, विद ए व्यू टू, क्रिटिकल टू। यहाँ पे आपको लगाना है सो एज टू। सो एज टू मतलब इस काम को करने के लिए, ताकि कर पाएँ हेल्प। सरकार को रैम्प अप करना है मेजर्स को करप्शन के खिलाफ, सो एज टू इस काम को करने के लिए। और क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए इस इकॉनमी को, ये निकाल दो बीच में ऐसे लगा हुआ है, हेल्प करने के लिए इस इकॉनमी को। और कहाँ से? रिकवर करने से। और किससे? बैटर्ड, सेमिनल, ब्रूस्ड या डिलीटरियस आफ्टर इफेक्ट से पैंडमिक के। तो पैंडमिक के इस तरह के खराब इफेक्ट से रिकवर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट जो खराब हो, सेमिनल का मतलब होता है फंडामेंटल, बेसिक। बैटर्ड का मतलब चोट खाया हुआ, ब्रूस्ड का मतलब भी मार खाया हुआ, डिलीटेरियस मतलब हार्मफुल।
तो आफ्टर इफेक्ट वो होंगे जो हार्मफुल होंगे, ना कि खुद मार खाए होंगे। वो तो हमें मार करेंगे, बैटर्ड नहीं होंगे, बैटरिंग होंगे, ब्रूसिंग होंगे। तो यहाँ पे गलत पास पार्टिसिपल यूज हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो डाल देते, लेकिन यहाँ हमें डालना है डिलीटेरियस को। डिलीटेरियस मतलब इंजूरियस हो, आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो। तो यहाँ पे आपका आंसर है ये। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है क्विज भी मुश्किल बन गया, वैसे बनाया तो सोच के इजी था, है ना। ज़रूर से अपना मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर। मिलूंगा कल फिर से शाम में 8 बजे मिलूंगा, उससे पहले आपको पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए साइनिंग आउट।